तो दोस्तों लास्ट फ्रंटियर कर एक बेहतरीन सीरीज इस सप्ताह में देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल टीवी की तरफ से ये सीरीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द लास्ट फ्रंटियर जॉन बोकेनकैम्प और रिचर्ड डियोविडियो, एक आगामी अमेरिकी थ्रिलर ड्रामा टेलीविजन सीरीज। आधार: अलास्का के बाहरी इलाके में एक अमेरिकी मार्शल को अपने शहर की रक्षा करनी है, जबकि वह उस विमान दुर्घटना की जांच कर रहा है जिसने कई भगोरों को मुक्त कर दिया था, जो अब खुलेआम घूम रहे हैं। घालना जेसन क्लार्क फ्रैंक रेमनिक के रूप में, डोमिनिक कूपर हेवलॉक के रूप में, हेली बेनेट सिडनी के रूप में सिमोन केसेल, सारा रेमनिक के रूप में टेड ब्लम, ल्यूक रेमनिक डलास गोल्डटूथ हच के रूप में, एल्फ्रे वुडार्ड ब्रैडफोर्ड के रूप में, रस्टी श्विमर किट्टी वैन हॉर्न के रूप में। शैली ड्रामा थ्रिलर के द्वारा बनाई गई। जॉन बोकेनकैम्प, रिचर्ड डियोविडियो अभिनीत, जेसन क्लार्क, डोमिनिक कूपर, हेली बेनेट, सिमोन केसेल, टैट ब्लम, डलास गोल्डटूथ, एल्फ्रे वुडार्ड। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल भाषा अंग्रेजी, उत्पादन कार्यकारी निर्माता जॉन बोकेनकैम्प, रिचर्ड डियोविडियो, लॉरा बेंसन, जेसन क्लार्क, सैम हारग्रेव, ग्लेन केसलर, अल्बर्ट किम। उत्पादन कंपनियां पिक पॉकेट एंटरटेनमेंट, एप्पल स्टूडियो। मूल रिलीज नेटवर्क एप्पल टीवी प्लस। अमेरिकी मार्शल फ्रैंक रेमनिक का अलास्का में शांत जीवन तब उलट-पुलट हो जाता है जब जेल परिवहन विमान सुदूर जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे दर्जनों हिंसक कैदी मुक्त हो जाते हैं। 2. परिवर्तन की हवाएं। जॉन कुरेन, मेलिसा ग्लेन। 10 अक्टूबर 2025 जब एक फरार अंडरवर्ल्ड अकाउंटेंट आत्मसमर्पण कर देता है, तो फ्रैंक को एक अकल्पनीय निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 3. देश बकवास है। सैम हारग्रेव, अकेला कूपर। 17 अक्टूबर 2025 मेरी शरद ऋतु आ गई है। जॉन कुरेन, केली जॉनसन। 24 अक्टूबर 2025 नेक दिल औरत। जॉन कुरेन, ग्लेन केसलर। 31 अक्टूबर 2025 शैतान सूट और टाई पहनता है। जेसिका लोरे, मेलिसा ग्लेन। 7 नवंबर 2025 समय का परिवर्तन। जेसिका लोरे, अल्बर्ट किम। 14 नवंबर 2025 लेयर पेरडू। जॉन कुरेन, रियान क्रूज। 21 नवंबर 2025 अभिसरण। डेनी गॉर्डन, अल्बर्ट किम। 28 नवंबर 2025 सब कुछ कोशिश कर रहा है। डेनी गॉर्डन, जॉन बोकेनकैम्प और रिचर्ड डी ओविडियो। 5 दिसंबर 2025 उत्पादन। फरवरी 2023 में घोषणा की गई थी कि एप्पल टीवी प्लस ने इस परियोजना के लिए सीधे सीरीज का ऑर्डर दिया था, जिसमें जेसन क्लार्क को स्टार बनाया गया था। 3 फरवरी 2024 में डोमिनिक कूपर, हेली बेनेट, सिमोन केसेल, टैट ब्लम, डलास गोल्डटूथ और अल्फ्रे वुडार्ड को कलाकारों में जोड़ा गया। 4, 5, 6, 7, 3, 8 इस श्रृंखला का कार्यकारी निर्माण जॉन बोकेनकैम्प और रिचर्ड डियोविडियो द्वारा किया गया है, जिसमें क्लार्क, लॉरा बेंसन, ग्लेन केसलर, अल्बर्ट किम और सैम हैग्रेव भी शामिल है। 2. फिल्मांकन 5 फरवरी 2024 को मॉन्ट्रियल में शुरू हुआ, जो अक्टूबर में पूरा होगा। 9. मुक्त करना। यह श्रृंखला शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को पहले 2 एपिसोड के साथ एप्पल टीवी प्लस पर अपनी वैश्विक शुरुआत करने वाली है, जिसके बाद 5 दिसंबर तक हर शुक्रवार को नए एपिसोड प्रसारित होंगे। जॉन बोकेनकैम्प, जन्म 9 सितंबर 1974 को केर्नी, नेब्रास्का में, एक अमेरिकी लेखक और निर्माता है, जिन्हें टेकिंग लाइव्स और द कॉल के लिए पटकथा लिखने और द ब्लैकलिस्ट रिडेम्पशन के साथ एनबीसी श्रृंखला द ब्लैकलिस्ट एक बनाने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। 2. वह कियर्नी हाई स्कूल में एक छात्र के रूप में थिएटर और संगीत में शामिल थे। उन्होंने कियर्नी में नेब्रास्का विश्वविद्यालय में भाग लिया, फिर दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में गए। बोकेनकैम्प को उनके दोस्त और साथी नेब्रास्का निवासी टॉड नेल्सन, जो नेब्रास्का कोस्ट कनेक्शन के निर्माता थे, ने एक पटकथा लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता जीतने के बाद जॉन को एक एजेंट और अपना पहला भुगतान वाला काम मिला, जो एक्सॉर्सिस्ट के निर्देशक विलियम फ्रीडकिन के लिए एक हॉरर फिल्म का पुनर्लेखन था। 3. सफलता ने बोकेनकैम्प को अपने गृहनगर लौटने की अनुमति दी,
जहां उन्होंने नेब्रास्का के डाउनटाउन केर्नी में ऐतिहासिक वर्ल्ड थिएटर को बहाल करने के अपने काम के लिए 2013 हब फ्रीडम अवार्ड अर्जित किया। 4. बोकेनकैम्प को मई 2019 में केर्नी में नेब्रास्का विश्वविद्यालय से संगीत कला में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। जेसन क्लार्क, जन्म 17 जुलाई 1969, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है। उन्होंने कई टीवी सीरीज में काम किया है और उन्हें टेलीविजन सीरीज ब्रदरहुड में टॉमी कैफी के किरदार के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, अक्सर एक खलनायक की भूमिका में। उनकी फिल्म भूमिकाओं में जीरो डार्क 30, 2012, लॉलेस, 2012, व्हाइट हाउस डाउन, 2013, डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, 2014, टर्मिनेटर जेनेसिस, 2015, एवरेस्ट, 2015, ऑल आई सी इज यू, 2016, मडबाउंड, 2017, द मैन विद द आयरन हार्ट, 2017, चप्पाक्विडिक, 2017, फर्स्ट मैन, 2018, पेट सेमेट्री, 2019, द डेविल ऑल द टाइम, 2020 और ओपेनहाइमर, 2023 शामिल है। 2022 में उन्होंने HBO स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज विनिंग टाइम, द राइज ऑफ द लेकर्स डायनेस्टी में पूर्व लॉस एंजिल्स लेकर्स खिलाड़ी से कोच बने जेरी वेस्ट की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। क्लार्क का जन्म और पालन पोषण क्वींसलैंड के विंटन में हुआ था। 2-3 उनके पिता लिमस्टोन तट पर पेडथवे की एक छोटी सी बस्ती के बाहर ग्रामीण दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों के ऊन काटने का काम करते थे। 4 उनका परिवार उत्तरी क्वींसलैंड में भी रहता था, जहां क्लार्क ने इग्नाटियस पार्क कॉलेज से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 5 क्लार्क ने 1987 में कानून की पढ़ाई शुरू की। हालांकि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले उन्होंने सिडनी एक्टर स्टूडियो में दाखिला लेकर अभिनय को अपना करियर बनाने का फैसला किया। 5 इसके बाद उन्होंने मेलबर्न के विक्टोरियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1994 में स्नातक किया। 6 आजीविका। क्लार्क ने कई ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन कार्यक्रमों में काम किया है, जिनमें मर्डर कॉल, वाइल्ड साइड, होम एंड अवे, हार्टब्रेक हाई, ब्लू हीलर्स, ऑल सेंट्स, फार्सस्केप, व्हाइट कॉलर ब्लू और स्टिंगर्स शामिल है। उन्होंने शोटाइम सीरीज ब्रदरहुड में टॉमी कैफी की भूमिका निभाई थी। वह द ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट, डेथ रेस और रैबिट प्रूफ फेंस जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। क्लार्क ने 2009 की फिल्म पब्लिक एनिमीज में रेड हैमिल्टन की भूमिका निभाई। 7 अप्रैल 2010 में उन्हें थ्रिलर फिल्म टेक्सास किलिंग फील्ड्स में कास्ट किया गया। 8 उन्होंने 2011 की फॉक्स सीरीज द शिकागो कोर, 9 में जासूस जेरेक वायसोकी और 2012 की फिल्म जीरो डार्क 30 में CIA के पूछताछकर्ता डैन की भूमिका भी निभाई। क्लार्क ने 2012 की अपराध फिल्म लॉलेस में प्रमुख भूमिका निभाई। 10-11 उन्होंने 2013 में द ग्रेट गैट्सबी के रीमेक में जॉर्ज विल्सन की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2013 में उन्होंने व्हाइट हाउस डाउन में क्रूर आतंकवादी नेता एमिल स्टेंज की भूमिका निभाई। 2015 की टर्मिनेटर जेनेसिस में क्लार्क ने जॉन कॉनर का किरदार निभाया था। 12 और इस फिल्म ने दुनिया भर में $440 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। 2019 में क्लार्क ने स्टीफन किंग के उपन्यास पेट सेमेट्री के नए रूपांतरण में लुई क्रीड की भूमिका निभाई। 2023 में उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की ऐतिहासिक महाकाव्य ओपेनहाइमर में रोजर रॉब और विलियम फ्रीडकिन की द केन म्यूटिनी कोर्ट मार्शल में लेफ्टिनेंट बार्नी ग्रीनवाल्ड की भूमिका निभाई। 13 व्यक्तिगत जीवन। क्लार्क की शादी अभिनेत्री और मॉडल सेसिल ब्रेशिया से हुई है। उनके 2 बच्चे हैं। हेली लॉरेन कीलिंग, जन्म 7 जनवरी 1988, जिन्हें पेशेवर रूप से हेली बेनेट के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी म्यूजिक एंड लिरिक्स 2007 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उसके बाद द इक्वलाइजर 2014, द मैग्निफिसेंट 7 2016, हिलबिली एलेजी
2020 और सायरानो 2021 जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। प्रारंभिक जीवन। बेनेट का जन्म 7 जनवरी 1988 को फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स में हेली लोरेन कीलिंग के रूप में हुआ था। एक उसके माता पिता लीलानी उर्फ डोर्सी और रोनाल्ड कीलिंग दो चर्च में मिले और लीलानी के गर्भवती होने के दौरान वे लिफ्ट लेकर फ्लोरिडा चले गए। बेनेट की परदादी के माध्यम से लिथुआनियाई वंश है 3, 4 और परदादी के माध्यम से स्कॉटिश वंश है 5, 6, 7, 8। उनका पालन पोषण नेपल्स में हुआ। 9 जब वह 6 साल की थीं, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और वह अपने पिता के साथ ओहियो चली गईं, जिन्होंने वहां एक ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान खोली। वे नियमित रूप से राज्य भर में घूमते रहे। बाद में बेनेट ने कहा, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं 2 साल से अधिक समय तक कहीं भी रही। मैं हमेशा एक सामाजिक बहिष्कृत थी। शायद मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं ऐसा था। ठीक है, मैं शायद यहां बहुत लंबे समय तक नहीं रहूंगी। 10 बेनेट ने अपने बचपन का वर्णन खानाबदोश के रूप में किया, क्योंकि वह ओहियो में अपने पिता और फ्लोरिडा में अपनी मां के साथ रहती थी। ओहायो में रहते हुए भी मैंने कुछ हद तक खानाबदोश जीवन जिया। हमने ग्रामीण इलाकों में, उपनगरीय इलाकों में समय बिताया, कभी असल में शहरी इलाकों में नहीं। हम 4 पहिया वाहन चलाते थे। हमारे पास सूअर और फेरेट थे और छोटी नदियां। मेरे पिछवाड़े में एक छोटी नदी थी। यह हकलबेरी फिन जैसा था। मैं कुछ समय के लिए एक तरह से टॉमबॉय थी। यह समझाना मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी मां और अपने पिता के साथ एक साथ बड़ी हुई, लेकिन अलग-अलग भी, क्योंकि वे साथ नहीं थे। इसलिए मुझे अपनी मां से एक तरह का स्त्रीत्व और अपने पिता से लड़कपन मिला। उन्हें मछली पकड़ना, शिकार करना, नौका विहार और फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल पसंद था। तो यह वास्तव में मेरे जीवन में व्याप्त था। और फिर मेरी मां बहुत कोमल और मजबूत भी थीं, लेकिन एक कलाकार की तरह थीं। इसलिए मेरे पास दोनों दुनिया का सबसे अच्छा था। 11 जब बेनेट 10 साल की थी, तो वह और उसके पिता स्टो में चले गए, जहां उन्होंने स्टोमुनरो फॉल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। 13 साल की उम्र में उन्होंने अक्रोन में बारबीजोन मॉडलिंग स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने 2001 और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग और प्रतिभा सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने एक प्रमुख पुरस्कार जीता। 2 स्कूल के नाटकों में अभिनय किया और गायक मंडलियों में गाया। वह कभी-कभी नेपल्स में अपनी मां के साथ रहती थीं, जहां उन्होंने 27 दिसंबर 2018 को अपनी पहली और राइट की तीसरी संतान, एक बेटी को जन्म दिया। 48, 49, 50, 2019 तक परिवार ब्रूटन, समरसेट, इंग्लैंड में रहता है। उन्होंने बैरोन जी कोलियर हाई स्कूल में पढ़ाई की और संगीत और अभिनय का अध्ययन किया। 12 जब बेनेट 18 साल की थीं, तो उन्होंने अपनी मां को अभिनय करियर बनाने के लिए 3 महीने के लिए लॉस एंजिल्स ले जाने के लिए राजी किया। जैसे ही वह घर लौटने वाली थीं, उन्होंने अपने संभावित एजेंट से दावा करके प्रतिनिधित्व हासिल करने में कामयाब रहीं। आजीविका 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेनेट। अपने तीसरे ऑडिशन में ही 10 बेनेट ने 2007 की रोमांटिक कॉमेडी म्यूजिक एंड लिरिक्स में अपनी पहली फिल्म के लिए पॉपस्टार कोरा कॉर्मन की भूमिका हासिल कर ली। 14 उन्होंने फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए कई गाने गाए, जिनमें बुद्धाज डिलाइट और वे बैक इनटू लव शामिल है। एंटरिंग बूटी टाउन और स्लैम गीतों के अंश फिल्म में कॉन्सर्ट दृश्यों के दौरान सुनाई देते हैं, और उनका गाना इनविंसिबल अंत के क्रेडिट के दौरान बजता है। उसी वर्ष उन्होंने 550 म्यूजिक न्यू साउंड रिकॉर्ड्स भाग एपिक रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए और अपने पहले एल्बम पर काम करना शुरू कर दिया, हालांकि वह कभी रिलीज नहीं हुआ। बेनेट ने 19 जून 2008 को लॉस एंजिल्स में द मिंट में अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट किया। वार्नर ब्रदर्स के साथ 3 चित्र समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद संगीत और गीत के साथ शुरुआत,
16 बेनेट ने बाद में अपनी दूसरी और तीसरी फिल्मों कॉमेडी कॉलेज 2008, 17 और अलौकिक हॉरर द हॉन्टिंग ऑफ मॉली हार्टले 2008 में अभिनय किया। 18 इसके अलावा 2008 में उन्होंने मार्ले एंड मी में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। अगले वर्ष बेनेट ने शेखर कपूर की लघु फिल्म पैसेज में जूलिया स्टाइल्स के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने जो डेंटे द्वारा निर्देशित हॉरर थ्रिलर फिल्म द होल में जूली कैंपबेल के रूप में सहअभिनय किया। 2010 में वह फंतासी कॉमेडी का बूम 20 और ड्रामा अर्काडिया लॉस्ट में दिखाई दीं। 21 जुलाई 2010 में बेनेट को एफएक्स क्राइम ड्रामा सीरीज आउटलॉ कंट्री में ल्यूक क्राइम्स, मैरी स्टीनबर्गन और जॉन हॉक्स के साथ कास्ट किया गया था। 22 अप्रैल 2011 में पुनर्लेखन और पुनःशूट से पहले पायलट को 2010 में फिल्माया गया था। 23 यह नवंबर 2011 तक अधर में रहा, जब एफएक्स ने घोषणा की कि इसे एक श्रृंखला के लिए नहीं चुना गया है। 24 डेढ़ घंटे लंबे पायलट को 24 अगस्त 2012 को एक टीवी फिल्म के रूप में प्रसारित किया गया था। 25 इसके बाद बेनेट ने थ्रिलर फिल्म क्रिस्टी 2014 में मुख्य भूमिका निभाई। 26 इसके बाद वह स्वतंत्र ड्रामा फिल्म लॉस्ट इन द व्हाइट सिटी 2014 में थॉमस डेकर और बॉब मोर्ले के साथ दिखाई दीं। 27 इसके अलावा 2014 में बेनेट डेनजल वाशिंगटन और मेलिसा लियो के साथ द इक्वलाइजर में दिखाई दीं। 28 2015 में बेनेट ने इलिया नाइशुलर की प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण वाली फिल्म हार्डकोर हेनरी में अभिनय किया। 29 2016 में वह एंटोनी फुकुआ की द मैग्निफिसेंट सेवन में एम्मा कलन के रूप में दिखाई दीं। 30 पाउला हॉकिंस के थ्रिलर उपन्यास द गर्ल ऑन द ट्रेन के टेट टेलर निर्देशित फिल्म रूपांतरण में मेगन हिपवेल के रूप में सहअभिनय किया। 31 और वॉरेन बीटी की कॉमेडी ड्रामा रूल्स डोंट अप्लाई में अभिनेत्री मैमी मर्फी की भूमिका निभाई। 32 पहली दो फिल्मों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं, जबकि तीसरी को अधिक सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। तीनों में बेनेट के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 33 उन्हें टेरेंस मलिक की संगीत में ड्रामा फिल्म सॉन्ग टू सॉन्ग में क्रिश्चियन बेल के साथ भी कास्ट किया गया था। 34 लेकिन बाद में उनके दृश्यों को काट दिया गया। 35 2019 में उन्होंने कार्लोस मिराबेला डेविस द्वारा निर्देशित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर स्वेलो में अभिनय और निर्माण किया, जो पिका से पीड़ित एक महिला के इर्दगिर्द घूमती है। 36 इसका विश्व प्रीमियर अप्रैल 2019 में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां बेनेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। 37 38 फिल्म में उनके प्रदर्शन को आलोचकों से पिच परफेक्ट, असाधारण और उत्कृष्ट कहकर प्रशंसा मिली। 39 40 41 उसी वर्ष उन्होंने गिदोन रैफ द्वारा निर्देशित द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट में क्रिस इवांस के साथ अभिनय किया। 42 2020 में उन्होंने किताबों के 2 रूपांतरणों में सहअभिनय किया, ड्रामा थ्रिलर द डेविल ऑल द टाइम, जिसका निर्देशन एंटोनियो कैंपोस ने किया था और जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, और हिलबिली एलेजी, जिसका निर्देशन रॉन हॉवर्ड ने किया था, दोनों नेटफ्लिक्स के लिए। 43 44 वह एली रोथ की बॉर्डरलैंड्स में है, जो इसी नाम के वीडियो गेम का रूपांतरण है। 45 बेनेट चिनोनी चुकू द्वारा लिखित और निर्देशित ड्रामा फिल्म टिल में वूपी गोल्डबर्ग के साथ शामिल हुई। 46 वह जैकी पोल्जिन के उपन्यास ब्रूड के फीचर रूपांतरण में अभिनय और निर्माण कर रही है। 47 व्यक्तिगत जीवन 2017 की शुरुआत में बेनेट का तत्कालीन विवाहित अंग्रेजी फिल्म निर्देशक जो राइट के साथ अफेयर शुरू हुआ, और राइट की तत्कालीन पत्नी ने बाद में तलाक के लिए अर्जी दी। सिमोन केसेल, जन्म 19 अगस्त 1975, एक न्यूजीलैंड की टेलीविजन अभिनेत्री है, जिन्हें अल्पकालिक फॉक्स विज्ञान कथा टेलीविजन श्रृंखला टेरा नोवा में लेफ्टिनेंट एलिसिया वाशिंगटन की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2016 में केसेल ने अल्पकालिक एबीसी प्राइमटाइम टेलीविजन फंतासी सोप ओपेरा
ऑफ किंग्स एंड प्रोफेट्स में रे विंस्टन के साथ अभिनय किया। 2023 तक वह शोटाइम सीरीज येलो जैकेट में सहकलाकार है। आजीविका। उनके शुरुआती काम में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्शन जैसे हरक्यूलिस, द लीजेंडरी जर्नीज, 3 जेना, वॉरियर प्रिंसेस, 3 वाटर रैट्स और मेडिवैक 4 में अभिनय शामिल था, जहां उन्होंने डॉ. स्टेला ओशोग्नेसी की भूमिका निभाई थी। वह मैक्लियोर्स डॉटर्स 4 और रिटर्न टू ट्रेजर आइलैंड जैसी टीवी फिल्मों में भी दिखाई दीं। इसके बाद उन्होंने CSI, मियामी, क्रिमिनल माइंड्स और फ्रिंज जैसी अमेरिकी सीरीज में भूमिकाओं के साथ अपने करियर का विस्तार किया। 2011 में उन्होंने साइंस फिक्शन सीरीज टेरा नोवा में लेफ्टिनेंट एलिसिया वाशिंगटन का किरदार निभाया। 6 हाल ही में केसेल ने ओबी-वान केनोबी मिनी सीरीज में ब्रेहा ऑर्गेना और आवर फ्लैग मीन्स डेथ में मदर टीच की भूमिका निभाई। 7 2023 से वह येलो जैकेट्स में मुख्य कलाकारों का हिस्सा रही है, जिसमें उन्होंने लोटी मैथ्यूज के वयस्क संस्करण की भूमिका निभाई है। 8 व्यक्तिगत जीवन। केसेल का जन्म ऑकलैंड में एक माओरी माँ, नगाती तुभारेटोआ और नगाइते रंगी वंश की 9 और यूरोपीय मूल के पाकेहा पिता के यहाँ हुआ था। 3 उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक ग्रेगर जॉर्डन से शादी की है। उनके 2 बेटे हैं, जैक और ब्यू। 9 सिमोन केसेल एक पिकलबॉल खिलाड़ी भी है। 10 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पिकलबॉल चैंपियनशिप में महिला एकल 35+ आयु 4.0 में स्वर्ण पदक और महिला युगल में रजत पदक हासिल किया। 11 वह जूला ऑस्ट्रेलिया की राजदूत के रूप में कार्य करती है और मेजर लीग पिकलबॉल ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन ब्रेकर्स की कप्तान है। डलास गोल्डटूथ, मरेवाकांटन डकोटा बटाडाइन, जन्म 3 मई 1983, एक मूल अमेरिकी सियोक्स पर्यावरण कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी कलाकार है। वह 1491S एक मूल अमेरिकी स्केच कॉमेडी समूह के सहसंस्थापक सदस्य और टेलीविजन श्रृंखला रिजर्वेशन डॉग्स के कलाकारों के सदस्य है। वह एक डकोटा भाषा प्रशिक्षक, लेखक, कलाकार और अभिनेता है। व्यक्तिगत जीवन 2017 में डलास में स्टॉप-ईटीपी एक्शन डे पर गोल्डटूथ, दाएं। डलास गोल्डटूथ का जन्म 3 मई 1983 को हुआ था। वह डकोटा, डाइन, होचंक और जर्मन मूल के है। वह लोअर सियोक्स इंडियन कम्युनिटी के पंजीकृत सदस्य और नवाजो लोगों के वंशज है। उनके पिता टॉम बी के गोल्डटूथ, डाइन है। 2 उनकी माँ होप एन टू हार्ट्स, नीस है। उनके सौतेले पिता गैलेन ड्रेप्यू सीनियर, इहेंकटनवान डकोटा, एक ओझा और वियतनाम युद्ध के अनुभवी थे। डलास का पालन पोषण यैंकटन सियोक्स और लोअर सियोक्स इंडियन रिजर्वेशन में हुआ और उन्होंने गर्मियों के दिन दक्षिण मिनियापोलिस के फिलिप्स परोस में बिताए। उनके बड़े सौतेले भाई मिगिजी पेंसोन्यू है। 3 सक्रियता और आयोजन। गोल्डटूथ अपने पिता के नेतृत्व वाले पर्यावरण न्याय संगठन इंडिजिनस एनवायरनमेंटल नेटवर्क के लिए कीप इट इन द ग्राउंड अभियान के आयोजक थे। IEN के साथ गोल्डटूथ ने कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन और डकोटा एक्सेस पाइपलाइन के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया। स्टैंडिंग रॉक इंडियन रिजर्वेशन में डकोटा एक्सेस पाइपलाइन विरोध प्रदर्शनों के दौरान वे जल रक्षक थे। अल्फ्रे वुडार्ड बटा LFRIWDRD बटा अल फ्री WUDRD, एक जन्म 8 नवंबर 1952, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। मंच और पर्दे पर दृढ़ इच्छाशक्ति और गरिमापूर्ण भूमिकाएं निभाने के लिए जानी जाने वाली उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 4 एमी पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के साथ साथ 1 अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार और 2 ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकन शामिल है। 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 21वीं सदी के 25 महानतम अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थान दिया। 2 वह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की बोर्ड सदस्य है। 3 वुडार्ड ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थिएटर से की थी।
ऑफ ब्रॉडवे नाटक फॉर कलर्ड गर्ल्स हु हैव कंसिडर्ड सुसाइड बटा व्हेन द रेनबो इज एनफ 1977 में उनकी सफल भूमिका के बाद। क्रॉस क्रीक 1983 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार में नामांकन मिला। 4. उन्होंने क्लेमेसी 2019 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार में नामांकन अर्जित किया। वुराड की उल्लेखनीय फिल्मों में ग्रैंड कैनियन 1991, पैशन फिश 1992, हार्ट एंड सोल्स 1993, क्रुकलिन 1994, हाउ टू मेक एन अमेरिकन क्विल्ट 1995, प्राइमल फियर 1996, स्टार ट्रेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट 1996। वुराड को एनबीसी मेडिकल ड्रामा सेंट एल्सेवियर में डॉ रोक्सेन टर्नर की भूमिका के लिए प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्हें 1986 में एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 1988 में अतिथि अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें 1984 में एनबीसी ड्रामा सीरीज हिल स्ट्रीट ब्लूज, 1987 में एनबीसी सीरीज एले लॉ, एचबीओ फिल्म मिस एवर्स बॉयज 1997 और 2003 में द प्रैक्टिस में अपनी भूमिकाओं के लिए 4 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिले हैं। 2005 से 2006 तक वुराड ने एबीसी कॉमेडी ड्रामा सीरीज डेस्परेट हाउसवाइव्स में बेटी एप्पलवाइट के रूप में अभिनय किया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज ल्यूक केज 2016 से 2018 में ब्लैक मारिया स्टोक्सडिलार्ड को चित्रित किया। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता और निर्माता के रूप में अपने काम के लिए भी जानी जाती है। वुराड आर्टिस्ट्स फॉर ए न्यू साउथ अफ्रीका की संस्थापक है, जो उस देश में लोकतंत्र और समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। 5. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वुराड का जन्म ओक्लाहोमा के तुल्सा में हुआ था। उनके पिता कॉन्स्टेंस एक गृहिणी थी और माता मैरियन एच। वुराड एक उद्यमी और इंटीरियर डिजाइनर थीं। 6. वह 3 बच्चों में सबसे छोटी है और हाई स्कूल में चीयरलीडर थीं। 7. वुराड ने तुल्सा के एक निजी कैथोलिक स्कूल बिशप केली हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1970 में वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय से नाटक का अध्ययन किया, जहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5. आजीविका 1970 के दशक। वुराड ने 1974 में वाशिंगटन, डीसी के एरिना स्टेज पर अपने पेशेवर थिएटर की शुरुआत की। 8. ऑफ ब्रॉडवे पर उन्होंने 1976 की शुरुआत में द पब्लिक थिएटर में सो नाइस दे नेम्ड इट ट्वाइस नाटक में अभिनय किया। 9. 1976 में वह लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया चली गईं। उन्होंने बाद में कहा, जब मैं एलए आई तो लोगों ने मुझे बताया कि अश्वेत अभिनेताओं के लिए कोई फिल्म भूमिका नहीं है। मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे यह पता है, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि मैं अपनी कला जानती हूं। 10. उनकी सफल भूमिका 1977 में ऑफ ब्रॉडवे नाटक फॉर कलर्ड गर्ल्स हु हैव कंसिडर्ड सुसाइड व्हेन द रेनबो इज एनफ में थी। 5. अगले वर्ष वुराड ने रिमेंबर माई नेम 1980 के दशक 1987 के एमी अवार्ड्स में वुराड अपने पति रोड्रिक स्पेंसर के साथ। 1980 में वुराड ने रॉबर्ट एल्टमैन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म हेल्थ में एक भूमिका निभाई थी। 11. बाद में वह एनबीसी मिनीसीरीज द सोफिस्टिकेटेड जेंट्स में दिखाई दी और कैथरीन हिक्स और टिम मैथेसन के साथ अल्पकालिक कॉमेडी ड्रामा टकर विच 1982 से 83 में नियमित भूमिका निभाई। बाद में 1983 में वुराड ने मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित जीवनी ड्रामा फिल्म क्रॉस क्रीक में मैरी स्टीनबर्गेन के साथ अभिनय किया। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 8. बाद में 1983 में वुराड ने एनबीसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नामांकित किया गया था। 12. उन्होंने 2008 में टाइलर पेरी की ड्रामा फिल्म द फैमिली दैट प्रीज में मुख्य भूमिका निभाई।
फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन उनके प्रदर्शन को प्रशंसा मिली। 39 लॉस एंजल्स टाइम्स के आलोचक बॉब बेकर ने अपनी समीक्षा में कहा, फिल्म तब शुरू होती है जब वुडार्ड और कैथी बेट्स के किरदार थेल्मा एंड लुइस शैली की सड़क यात्रा पर निकलते हैं। 40 जबकि द वाशिंगटन पोस्ट की नीली टकर ने लिखा, अब तक उद्यम के बारे में सबसे अच्छी बात वुडार्ड है। अगर वह इसमें नहीं है तो मुझे लगता है कि यह खत्म हो जाएगा। 8 उन्होंने 2 अल्पकालिक टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी अभिनय किया, एनबीसी की माई ओन वर्स्ट एनिमी 2008 और सीबीएस की 3 रिवर्स 2009। 2010 के दशक 2013 टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में 12 ईयर्स अ स्लेव के प्रीमियर पर वुडार्ड। 2010 से 2011 तक वुडार्ड ने टीएनटी कॉमेडी ड्रामा सीरीज मेम्फिस बीट में लेफ्टिनेंट तान्या राइस की भूमिका निभाई और इसके दोनों सीजन के लिए ग्रेसी एलन पुरस्कार जीता। एक आलोचक ने कहा, मैंने मूल रूप से जेसन ली को देखा था, जो ड्वाइट नाम के एक पुलिस जासूस की भूमिका निभाते हैं जिसे ब्लूज गाने पसंद है। लेकिन मुझे अल्फ्रे वुडार्ड ने जीत लिया, जो ड्वाइट के नियमों का पालन करने वाले बॉस की भूमिका निभाते हैं। 42 मेम्फिस बीट को 2 सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 43 2010 में वह एचबीओ के ट्रू ब्लर के तीसरे सीजन में रूबी जीन रेनॉल्ड्स के रूप में दिखाई दीं। 44 अपनी आवर्ती भूमिका के लिए 2011 में एक और प्राइम टाइम एमी नामांकन प्राप्त किया। 45 वुडार्ड ने 2011 में शोंडा राइम्स के ड्रामा ग्रेज एनाटॉमी और 2012 में प्राइवेट प्रैक्टिस में भी अतिथि भूमिका निभाई। 48 इसके अलावा 2012 में वुडार्ड 1989 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म स्टील मैग्नोलियास के लाइफटाइम टेलीविजन रीमेक में ओइसर के रूप में दिखाई दिए, जो पहले शर्ली मैकलेन द्वारा निभाई गई भूमिका थी। 49 इसने 6.5 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया, जिससे यह नेटवर्क के इतिहास में तीसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लाइफटाइम ओरिजिनल फिल्म बन गई। 50 वुडार्ड को उनके हास्य प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, साथ ही प्राइम टाइम एमी और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के नामांकन भी मिले। 12 51 52 53 4 इसके अलावा 2013 में बीबीसी अमेरिका के पीरियड ड्रामा कॉपर में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 54 2013 में वुडार्ड स्टीव मैकवीन की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 12 ईयर्स ए स्लेव में मिस्ट्रेस हैरियट शॉ के रूप में दिखाई दीं, जो पहले गुलाम महिला थी जो दक्षिणी जाति व्यवस्था में बरी है। हालांकि उनकी उपस्थिति संक्षिप्त थी, उनके प्रदर्शन की शक्तिशाली के रूप में प्रशंसा की गई थी। 55 56 57 अन्य कलाकारों के साथ उन्हें मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इसके अलावा उन्हें मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एनएएसीपी इमेज अवार्ड के लिए एकल दृश्य उपस्थिति के लिए नामांकित किया गया था। 2013 में वह एवा डुवर्ने की लघु फिल्म द डोर में भी दिखाई दी, जो म्यू म्यू की विमेज टेल्स श्रृंखला का एक हिस्सा है। 58 अगले वर्ष वुडार्ड हॉरर थ्रिलर एनाबेले। 59 60 उन्होंने स्वतंत्र ड्रामा फिल्म नकलहेड में एक अपमानजनक मां की भूमिका भी निभाई। 61 62 63 2014 में वुडार्ड ने एनबीसी की राजनीतिक ड्रामा सीरीज स्टेट ऑफ अफेयर्स में कैथरीन हीगल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। 64 65 66 अपनी भूमिका के बारे में वुडार्ड ने कहा, राष्ट्रपति बनने की बजाय राष्ट्रपति की भूमिका निभाना मजेदार है, लेकिन जिस चीज ने मुझे आकर्षित किया वह थी पटकथा कितनी स्मार्ट थी, और यह दुनिया जिसे हमने पहले नहीं देखा था। यह दुनिया ज्यादातर अमेरिकियों को बिन लादेन के पीछे जाने से पहले मौजूद नहीं थी, और यह उन लोगों द्वारा किया जा रहा था जो दुनिया को जानते थे। इसलिए हम सीमाओं से बहुत बाहर कदम नहीं रख रहे हैं। यह यथार्थवाद पर आधारित है, और मुझे राजनीति पसंद है। मैंने कई दशकों तक राजनीति में काम किया है,
इसलिए यह एक ऐसी दुनिया में रहने का मौका था जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। 67 श्रृंखला का प्रीमियर आमतौर पर आलोचकों से नकारात्मक समीक्षाओं के साथ हुआ। 69 बोस्टन हेराल्ड की एमी अमाटेंजेलो ने प्रीमियर को सी ग्रेड दिया, जिसमें कहा गया कि अल्फ्रेड वुराड को प्रीमियर में राष्ट्रपति कॉन्स्टेंस पेटन के रूप में करने के लिए बहुत कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन हीगल के विपरीत उनके पास भूमिका के लिए गंभीरता है और शो के लिए उनका अधिक उपयोग करना बुद्धिमानी होगी। श्रृंखला घंटे के अंतिम क्षणों में कुछ दिलचस्प खुलासे करती है। वे संभावित रूप से शो को और अधिक दिलचस्प बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए स्थिति औसत दर्जे की है। 70 श्रृंखला को एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 71 नवंबर 2014 में वुराड को ओक्लाहोमा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उन्होंने अपने स्वीकृति भाषण में कहा कि उनका मानना है कि अपनी प्रसिद्धि का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना उनकी जिम्मेदारी है, जो कम भाग्यशाली है। 72 नवंबर 2014 में ही वुराड ने मेकर्स वीमेन हु मेक अमेरिका के सीजन 2 के एक एपिसोड वीमेन इन पॉलिटिक्स का वर्णन किया। 73 वुराड ने सो बी इट 2016 में मुख्य भूमिका निभाई, जो सारा वीक्स के युवा वयस्क उपन्यास का फिल्म रूपांतरण है, जिसका निर्देशन स्टीफन गाइलेनहाल ने किया था। 74 मार्वल की फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में उनकी एक छोटी भूमिका थी, जिसमें उन्होंने सोकोविया की लड़ाई में मारे गए एक अमेरिकी नागरिक की मां मिरियम शार्प की भूमिका निभाई थी। 76 77 78 उसी वर्ष बाद में उन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला मार्वल के ल्यूक केज में ब्लैक मारिया स्टोक्स डिलार्ड की भूमिका निभाई, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक चरित्र का उनका दूसरा चित्रण था। 79 वुराड ने 2012 में जॉनसन सी स्मिथ विश्वविद्यालय में वुराड ने शीला विलियम्स की किताब डांसिंग ऑन द एज ऑफ द रूफ पर आधारित एक स्वतंत्र नाटक जुआनिटा 2019 में शीर्षक चरित्र निभाया। 81 उन्होंने सेंट जूडी में मिशेल मोनाघन के साथ सहाभिनय भी किया। 82 इसके अतिरिक्त वुराड नेटफ्लिक्स के ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के रूपांतरण में जोसेफिन एनविस्ल के रूप में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर 2017 में हुआ था। 83 2018 में उन्होंने फॉक्स प्राइम टाइम सोप ओपेरा एम्पायर में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने कुकी लियोन की मां रेनी की भूमिका निभाई। 84 2019 में वुराड ने जॉन फेवरयू द्वारा निर्देशित द लायन किंग के सीजीआई लाइव एक्शन रीमेक में साराबी की आवाज दी। 85 उसी वर्ष वुराड ने जेल ड्रामा फिल्म क्लेमेसी में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2019 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। फिल्म एक जेल वार्डन वुराड पर केंद्रित है, जो अपने स्वयं के मनोवैज्ञानिक राक्षसों का सामना करती है, क्योंकि वह मौत की सजा पाए कैदी एल्डिस हॉज द्वारा अभिनीत के साथ एक भावनात्मक संबंध विकसित करती है, जिसे वह फांसी देने वाली है। 86 अपने प्रदर्शन के लिए वुराड को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है, ने दृष्टि की भावना खो दी है। 2020 के दशक 2021 में वुराड ने पॉल वीड्स द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म फादरहुड में केविन हार्ट के साथ अभिनय किया। 94-95 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन नेटफ्लिक्स पर यह हिट रही। रिलीज होने के एक हफ्ते बाद नेटफ्लिक्स ने बताया कि फिल्म रिलीज के पहले महीने में 61 मिलियन घरों द्वारा देखी जाने की राह पर थी। 96 वह नेटफ्लिक्स के लिए 2022 की एक्शन थ्रिलर द ग्रे मैन में भी दिखाई दी, जिसका प्रोडक्शन बजट $200 मिलियन था, जिससे यह नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई गई सबसे महंगी फिल्म बन गई। 97-98 इसके अलावा 2022 में उन्होंने कायरा सेडविक के निर्देशन में बनी पहली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्पेस ओडिटी में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। इंडीवायर की सामंथा बर्गेसन ने अपनी समीक्षा में लिखा, अल्फ्रेड वुराड इस फिल्म के लिए बहुत अच्छे। वुराड ने सीबीसी टेलीविजन
पीरियड ड्रामा मिनी सीरीज द पोर्टर का कार्यकारी निर्माण और सह-अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2022 में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली और यह 11वें कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में सबसे ज्यादा नामांकित शो बन गया। 101 वुडार्ड को द पोर्टर के लिए ड्रामा सीरीज में अतिथि भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड मिला। वुडार्ड अगली बार 2024 में सलेमस लॉट के फिल्म रूपांतरण में डॉ. कोडी की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी। 102 और हेट टू सी यू गो में मॉर्गन फ्रीमैन के साथ अभिनय करने के लिए तैयार हुई। 103 उन्होंने थ्रिलर फिल्म वायरल में ब्लेयर अंडरवुड के साथ अभिनय किया। 104 उसी वर्ष उन्होंने महाकाव्य फिल्म द बुक ऑफ क्लेरेंस और कॉमेडी फिल्म समर कैंप में डायने कीटन और कैथी बेट्स के साथ अभिनय किया। 105 2024 में वुडार्ड ने स्टार ट्रेक लोअर डेक्स के अंतिम से पहले वाले एपिसोड फिशर क्वेस्ट में स्टार ट्रेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट की लिली स्लोएन की अपनी भूमिका दोहराई। वुडार्ड ने इस किरदार का एक वैकल्पिक वास्तविकता संस्करण निभाया। वुडार्ड ने घोषणा की है कि वह एक मतदान अधिकार कार्यकर्ता और नागरिक अधिकार नेता फैनी लू हैमर के बारे में आगामी 4 घंटे की टेलीविजन मिनी सीरीज का निर्माण कर रही है। 106 107 इस परियोजना की पहली बार 2014 में घोषणा की गई थी और नवंबर 2020 में एबीसी सिग्नेचर ने इसे श्रृंखलाबद्ध करने का आदेश दिया। 108 2023 तक परियोजना अभी भी उत्पादन में नहीं जा रही थी। व्यक्तिगत जीवन वुडार्ड अपने पति लेखक रोड्रिक स्पेंसर और अपने 2 बच्चों मेविस और डंकन के साथ कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में रहती है। वुडार्ड क्रिश्चियन साइंस पढ़ती है। 109 उनकी बेटी मेविस ने 2010 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में मिस गोल्डन ग्लोब का खिताब जीता था। 110 वुडार्ड कई तरह के मुद्दों के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता है। वह आर्टिस्ट्स फॉर ए न्यू साउथ अफ्रीका की संस्थापक और बोर्ड सदस्य है, जो 1989 से अफ्रीकी एड्स महामारी से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र और समानता को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एक गैरलाभकारी संगठन है। इस चैरिटी ने $9 मिलियन से अधिक की राशि जुटाई है और 3,500 से अधिक दक्षिण अफ्रीकी एड्स अनाथों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है। 111 वुडार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी की बोर्ड सदस्य भी है और उन्होंने 2008 और 2012 के राष्ट्रपति चुनावों में बराक ओबामा के लिए प्रचार किया था। 112 वह एलजीबीटी अधिकारों और समान लिंग विवाह की लड़ाई को निरंतर समर्थन देती है। 113 फरवरी 2009 में वह तेहरान में हाउस ऑफ सिनेमा फोरम के निमंत्रण पर ईरान की सांस्कृतिक यात्रा पर अमेरिकी फिल्म निर्देशकों और अभिनेताओं के एक समूह में शामिल हुई। 114 9 अगस्त 2015 को वुडार्ड टीएलसी के हु डू यू थिंक यू आर में दिखाई दी। उनके पिता की वंशावली पर शोध से पता चला कि उनके परदादा एलेक्स वुडार्ड का जन्म 1840 के दशक की शुरुआत में जॉर्जिया के ह्यूस्टन काउंटी में गुलामी में हुआ था। लगभग 14 या 15 साल की उम्र में एलेक्स अपने परिवार से अलग हो गया था जब उसका मालिक लुइसियाना के जैक्सन पैरिश में स्थानांतरित हो गया था। इतिहासकारों ने वुडार्ड को इस बात के प्रमाण खोजने में मदद की कि एलेक्स पर 1867 में मतदान कर लगाया गया था, जो दर्शाता है कि गृहयुद्ध समाप्त होने के 2 साल बाद उसे वोट देने के लिए पंजीकृत किया गया था। 1881 तक एलेक्स ने जैक्सन पैरिश में 80 एकड़ खेत खरीद लिया था। 15 अप्रैल 1898 को एलेक्स वुडार्ड और उनकी पत्नी एलिजाबेथ ने अपनी 80 एकड़ जमीन उसके भाई आरोन स्टेल को बेच दी। पुरस्कार और नामांकन मुख्य लेख अल्फ्रे वुडार्ड द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। वुडार्ड को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 4 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, रेजिना किंग के साथ किसी अफ्रीकी अमेरिकी कलाकार द्वारा जीते गए सर्वाधिक अभिनय एमी पुरस्कारों का रिकॉर्ड, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार शामिल है। उन्हें 1 अकादमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार
और 2 ग्रैमी पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। फिल्मोग्राफी 1990 के दशक में वुराड ने टेलीविजन में भी अपना काम जारी रखा और अपने अभिनय के लिए काफी प्रशंसा अर्जित की। 8 द पियानो लेसन 1995 के लिए एक हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम फिल्म। उन्होंने एक मिनी सीरीज या टेलीविजन मूवी में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपना पहला स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। साथ ही एक मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए एक और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित हुईं। 12 अगले वर्ष उन्हें क्लासिक जोनाथन स्विफ्ट उपन्यास पर आधारित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हॉलमार्क मिनी सीरीज गुलिवर्स ट्रेवल्स में रानी के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए प्राइम टाइम एमी नामांकन मिला। बाद वाली फिल्म में शीर्षक चरित्र के रूप में उनका प्रदर्शन एक नर्स के रूप में, जिसने सिफिलिस से पीड़ित अनुपचारित अश्वेतों के कुख्यात 1930 के दशक के टस्केगी अध्ययन के कई विषयों को सांत्वना दी, ने व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। 26, 27, 28, 29, जिसमें प्राइम टाइम एमी नामांकित मेरिल स्ट्रीप, हेलेन मिरेन, ग्लेन क्लोज और स्टॉकर्ड चैनिंग को पछाड़ते हुए गोल्डन ग्लोब, सैटेलाइट, एनएएसीपी, केबलेसी और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स सहित मिनी सीरीज या मूवी श्रेणी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के सभी टेलीविजन पुरस्कार जीते। 30-2000 2000 के दशक में वुराड के फिल्मी करियर ने कई शैलियों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिसमें सामूहिक कॉमेडी ड्रामा व्हाटस कुकिंग 2000, रोमांटिक ड्रामा लव एंड बास्केटबॉल 2000, मुख्य किरदार की मां के रूप में, विज्ञान कथा फिल्में केपेक्स 2001, द कोर 2003 और द फॉरगॉटन 2004, जीवनी नाटक रेडियो 2003, कॉमेडी द सिंगिंग डिटेक्टिव 2003 और ब्यूटी शॉप 2005, रोमांटिक ड्रामा समथिंग न्यू 2006 और डांस म्यूजिकल टेक द लीड 2006 शामिल है। वुराड को हॉलिडे हार्ट 2000 में एक ड्रग एडिक्ट के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 31 टेलीविजन पर वुराड ने 2003 में द प्रैक्टिस के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने अपना चौथा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 12-32 2005 में वह एबीसी कॉमेडी ड्रामा सीरीज डेस्परेट हाउसवाइफ्स में बेटी एपलवहाइट, नई मिस्ट्री हाउसवाइफ के रूप में शामिल हुईं। उनके चरित्र को श्रृंखला के पहले सीजन के अंतिम एपिसोड में पेश किया गया था और दूसरे सीजन के रहस्य का केंद्र बन गया। श्रृंखला के निर्माता मार्क चेरी ने कहा, उनके चरित्र के बारे में रणनीतिक रूप से कुछ भी काला नहीं है, उनका रंग आकस्मिक है। 33 वुराड ने कहा कि भूमिका की पेशकश किए जाने से पहले उन्होंने कभी शो नहीं देखा था, जिसके कारण निर्माताओं ने उन्हें शो के 15 एपिसोड भेजे, जिन्हें उन्होंने परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच बांट दिया। स्टोरी लाइन की तुलना करने के बाद 35 वुराड के बेटी के चित्रण की प्रशंसा की गई और इसके परिणामस्वरूप उन्हें 2006 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 36 हालांकि कुल मिलाकर उनके रहस्य की मिश्रित समीक्षा हुई। दूसरे सीजन के प्रीमियर की समीक्षा में एंटरटेनमेंट वीकली के माइकल स्लीजक ने सोचा कि एपलवहाइट रहस्य शो के दूसरे सीजन में मंदी की संभावनाओं को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने वुराड के अभिनय के साथ साथ उनके चरित्र की कहानी की भी प्रशंसा की और कहा, वुराड के प्रदर्शन में कुछ ऐसा स्वाभाविक रूप से गर्मजोशी और मातृत्व है, ऐसा सेबपाई जैसा संपूर्णता, कि यह उनके खतरे के स्पर्श को और भी डरावना बना देता है। 37 हालांकि जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा, 2008 में न्यू फिलाडेल्फिया, ओहियो में बराक ओबामा के लिए वुराड ने प्रचार किया। वुराड को टेलीविजन फिल्मों द वाटर इज वाइड और पिक्चर्स ऑफ हॉलिवुड्स 2007 में उनकी भूमिकाओं के लिए प्राइम टाइम एमीज के लिए, धारावाहिक नाटक हिल स्ट्रीट ब्लूज में डोरिस रॉबसन के रूप में अपने 3 एपिसोड आर्क के लिए, ड्रामा सीरीज श्रेणी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री में अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 13 अगले कुछ वर्षों में
वुराड को कई टेलीविजन फिल्मों में उनके प्रमुख अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्हें वर्ड्स बाय हार्ट 1985, अननेचुरल कॉजेस 1986 और ए मदर्स करेज द मैरी थॉमस स्टोरी 1989 फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। 1986 में वुराड ने ड्रामा फिल्म एक्सट्रीमिटीज में फराह फॉसेट के साथ अभिनय किया, जो विलियम मैस्ट्रोसिमोन के 1982 के ऑफ ब्रॉडवे नाटक पर आधारित थी। एनबीसी ड्रामा सीरीज एले लॉ के पायलट एपिसोड में ल्यूकेमिया से मरने वाली एक महिला के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 1985 से 1986 तक वह एनबीसी मेडिकल ड्रामा सेंट एलसेवियर की नियमित कलाकार भी थीं। उन्होंने डॉ रोक्सेन टर्नर की भूमिका निभाई, जो एक मजबूत डॉक्टर और डेंजल वाशिंगटन चरित्र की प्रेमिका थी। उन्होंने एक सीजन के बाद शो छोड़ दिया और 1988 में अतिथि भूमिका निभाई। वुराड को 1986 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए और 1988 में सेंट एलसेवियर के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 1998 में वुराड ने होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट के छठे सीजन के एपिसोड मर्सी में यह भूमिका दोहराई। शो में उनकी अतिथि भूमिका के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 1987 में वुराड ने एचबीओ फिल्म मंडेला में दक्षिण अफ्रीकी कार्यकर्ता विनी मंडेला की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने उच्चारण से मेल खाने के लिए कई हफ्ते समाचार क्लिप देखने और विनी के टेप सुनने में बिताए। उन्होंने एमी नहीं जीता, लेकिन मंडेला के लिए उन्हें केबलेसी पुरस्कार और उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री श्रेणी में एनएसीपी इमेज पुरस्कार मिला। 8 अगले वर्षों में उन्होंने स्क्रूज्ड 1988 और मिस फायरक्रैकर 1989 जैसी कॉमेडी फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। 1990 के दशक 1991 में वुराड ने लॉरेंस कास्टन द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म ग्रैंड कैन्यन में अभिनय किया। फिल्म को आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर 40,991, 329 की कमाई की। 16 अगले वर्ष वुराड को जॉन सेल्स द्वारा लिखित और निर्देशित ड्रामा फिल्म पैशन फिश में मैरी मैकडोनेल के साथ उनके प्रदर्शन के लिए प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। फिल्म में हाल ही में लकवाग्रस्त डे टाइम सोप ओपेरा स्टार के संघर्ष को दर्शाया गया है और कैसे उसका दृष्टिकोण उसकी नर्स चेंटेले वुराड द्वारा निभाई गई एक ठीक हो रही ड्रग एडिक्ट से प्रभावित होता है। 17 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने उनके प्रदर्शन को शानदार बताया। 18 वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी के लिए अकादमी पुरस्कार की एक आशाजनक दावेदार थीं। 20 उसी वर्ष उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ फंतासी फिल्म हार्ट एंड सोल्स में हास्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वुराड ने 1993 की ड्रामा फिल्म बोफा में डैनी ग्लोवर के साथ अभिनय किया और 1994 की अर्धात्मकथात्मक फिल्म क्रुकलिन में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे स्पाइक ली ने लिखा और निर्देशित किया। क्रुकलिन को आलोचकों से बहुत सकारात्मक समीक्षा मिली। 19-21 इसी अवधि के दौरान वुडवर्ड द गन इन बेटी लूज हैंडबैग 1992, रिच इन लव 1993 और ब्लू चिप्स 1994 फिल्मों में भी दिखाई दी। 1995 में उन्होंने विनोना राइडर, एनी बेनक्रॉफ्ट, एलेन बर्स्टिन, केट नेलिगन और माया एंजेलो के साथ महिला कलाकारों की ड्रामा फिल्म हाउ टू मेक एन अमेरिकन क्विल्ट में सहअभिनय किया। 1996 में वुराड ने रिचर्ड गेरे और एडवर्ड नॉर्टन के साथ नियोनोयर अपराध फिल्म प्राइमल फियर में जज मिरियम शोट की भूमिका निभाई, साथ ही विज्ञान कथा फिल्म स्टार ट्रेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट में जेफ्राम कोकरेन की सहायक लिली स्लोएन को भी चित्रित किया।
फ्रेंचाइजी फिल्म में उनके प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 1998 में उन्होंने माया एंजेलो द्वारा निर्देशित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्वतंत्र नाटक डाउन इन द डेल्टा में शिकागो की एक शराबी एकल मां के रूप में अभिनय किया, जो उनकी हाउ टू मेक एन अमेरिकन क्विल्ट की सहकलाकार थीं। 8, 22, 23 फिल्म में उनके शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए वुराट को सर्वश्रेष्ठ महिला लीड के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। सैम हारग्रेव एक अमेरिकी स्टंट समन्वयक, स्टंटमैन, अभिनेता और निर्देशक है। 1, 2 उन्हें रूसो बंधुओं के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है, जिसमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कई फिल्मों के स्टंट समन्वयक भी शामिल है। इस जोड़ी ने हारग्रेव के निर्देशन में बनी पहली फिल्म एक्सट्रैक्शन 2020 का लेखन और निर्माण भी किया था। 3 हारग्रेव ने द मैंडलोरियन के दूसरे सीजन के लिए सेकंड यूनिट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। 4 फिल्मोग्राफी निदेशक, लघु फिल्म शासन 2007, 7 लेयर डिप 2010, सहनिर्देशक लव एंड विजिलेंस 2012, सहनिर्देशक गेम चेंजर 2013, द शूट 2019, द कैलम 2023, पबजी ग्राउंड ऑफ ऑनर रोंडो 2023। फीचर फिल्म निष्कर्षण 2020, एक्सट्रैक्शन 2 2023, माचिस 2026। 5 अभिनेतावर शीर्षक भूमिका 2003 गुलाबी घरपंख 8 पेंटिंग 2006 सुरक्षित गार्ड 1 सुपरमैन अनप्लग्ड सुपरमैन बटा क्लार्क केंट टेरहायोद्धाजिक जिगलैंड तक ड्राइविंग केज फाइटर 1 2007 टीकेओ निकोलस 2009 मौत का दूत चिपर्क और हड्डी मैनुएल 2001 बार गिर गया एक सेलहिंसा के कृत्य पीटर योद्धाओं का राजा मिस्टर बिग 7 परत डुबकी सैम 2011 स्टार कर सठग 2 कोनंदा बारबियन चित्र नंबर 1 बटा अश्व योद्धाघात कशौन 2012 स्टारकर्स सख्त लोग प्रेम और सतर्कता 2014 बुरा विकल्पादमी खून काला बहता है पुलिस अधिकारी 2015 अशुभ सितारे सैम 2017 परमाणु गोरा जेम्स गैस कोइग्नेसन सुरक्षा गार्ड 2019 एवेंजर्स एंडगेमन्या अस्गार्ड ट्रक ड्राइवरद शूट मोहक जासूस 2020 कीमती पक्षी किराए का निष्कर्षण गेटन जी 2023 निष्कर्षण 2 खाई खोदने वाला ग्लेन केसलर जन्म 6 अप्रैल 1970 एक अमेरिकी पटकथा लेखक, टेलीविजन निर्माता, अभिनेता और निर्देशक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा केसलर डेट्रोइट उपनगर के उपनगरीय इलाके में पलेबरे और 1988 में ब्लूमफील्ड हिल्स में क्रैनब्रुक किंग्सवुड स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया, 1992 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएट एक्टिंग प्रोग्राम में भाग लिया, 1997 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक आजीविका वह अपने छोटे भाई टॉड ए केसलर और डैनियल जेलमैन के साथ गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता एफएक्स ड्रामा सीरीज डैमेजेस के सहनिर्माता और कार्यकारी निर्माता है। 2 वह इस शो में एफबीआई एजेंट वर्नर की भूमिका भी निभाते हैं। डैमेजेस के पायलट एपिसोड गेट मी अ लॉयर में उनके काम के लिए तीनों रचनाकारों को ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2015 में केसलर बंधुओं और जेलमैन ने नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज ब्लरलाइन बनाई। यह शो 2016 में रद्द कर दिया गया था और 2017 में प्रसारित होने वाले तीसरे सीजन के बाद इसका प्रसारण बंद हो गया। 3 व्यक्तिगत जीवन वह 2010 से अभिनेत्री जूली क्लेयर से विवाहित है और उनके 3 बच्चे हैं। अलास्का बटा LASK बटा लैस उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित एक गैरसन्निहित अमेरिकी राज्य पश्चिमी संयुक्त राज्य का हिस्सा हवाई के साथ 2 गैरसन्निहित अमेरिकी राज्यों में से एक है। अलास्का को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी अलेउतियन द्वीप 180वें मध्याह्न रेखा को पार करके पूर्वी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं राज्य माना जाता है।
यह कनाडा के यूकोन और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से सीमाबद्ध रूस के चुकोटका स्वायत्त ओक्रग के साथ बेरिंग जलभूमध्य में एक पश्चिमी समुद्री सीमा साझा करता है। आर्कटिक महासागर चुची और ब्यूफोर्ट सागर उत्तर में स्थित है और प्रशांत महासागर दक्षिण में स्थित है। अलास्का क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना के 3 सबसे बड़े राज्यों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक क्षेत्रफल शामिल है और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उपराष्ट्रीय प्रभाग है। यह तीसरा सबसे कम आबादी वाला और सबसे कम आबादी वाला अमेरिकी राज्य है। 2024 में 740, 133 की आबादी के साथ यह उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जो ज्यादातर 7वें समानांतर के उत्तर में स्थित है, जिसमें उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड की संयुक्त आबादी का 4 गुना से अधिक हिस्सा है। 6. अलास्का में क्षेत्रफल के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 सबसे बड़े शहर हैं, जिनमें राज्य की राजधानी जूनो भी शामिल है। अलास्का का सबसे अधिक आबादी वाला शहर एंकोरेज है। स्वदेशी लोग हजारों सालों से अलास्का में रहते हैं और यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इस क्षेत्र ने बेरिंग भूमि पुल के माध्यम से उत्तरी अमेरिका के प्रारंभिक निपटान के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य किया। रूसी साम्राज्य 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इस क्षेत्र को सक्रिय रूप से उपनिवेश बनाने वाला पहला था। अंततः रूसी अमेरिका की स्थापना हुई, जिसने वर्तमान राज्य के अधिकांश हिस्से को फैलाया और एक मूल अलास्का क्रियोल आबादी को बढ़ावा दिया और बनाए रखा। 7. इस दूरस्थ कब्जे को बनाए रखने के खर्च और तार्किक कठिनाई ने 1867 में अमेरिका को इसकी बिक्री 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में की, जो 2024 में $162 मिलियन के बराबर थी। 11 मई 1912 को एक क्षेत्र के रूप में संगठित होने से पहले यह क्षेत्र कई प्रशासनिक परिवर्तनों से गुजरा। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, जिसमें वाणिज्यिक मछली पकड़ना और प्राकृतिक गैस व तेल का निष्कर्षण शामिल है, ने अलास्का को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बनाने में सक्षम बनाया है, जबकि यह सबसे छोटी राज्य अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अमेरिकी सशस्त्र बलों के अड्डे और पर्यटन भी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। अलास्का का आधे से ज्यादा हिस्सा संघीय स्वामित्व वाली भूमि है, जिसमें राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव शरणस्थल है। यह सबसे अधार्मिक राज्यों में से एक है और मनोरंजक मारिजुआना को वैध बनाने वाले पहले राज्यों में से एक है। अलास्का की स्वदेशी आबादी आनुपातिक रूप से किसी भी अमेरिकी राज्य की तुलना में दूसरी सबसे अधिक है, जो 15% से अधिक है, केवल हवाई के बाद। 9. शब्द साधन। अलास्का, रूसी, रोमनकृत, अल्जस्का नाम रूसी औपनिवेशिक काल के दौरान प्रचलित हुआ था, जब इसका इस्तेमाल अलास्का प्रायद्वीप के लिए किया जाता था। यह अलेउत भाषा के मुहावरे अलेक्साक्साक से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुख्य भूमि या शाब्दिक रूप से वह वस्तु जिसकी ओर समुद्र की गति निर्देशित होती है। 10, 11, 12 अलास्का के राज्य प्रतीकों की सूची। अलास्का का ध्वज, अलास्का की मुहर, सिद्धांतोत्तर की ओर, भविष्यगान, अलास्का का झंडा, जीवित प्रतीक चिन्ह, चिरियाविलो, कुत्ते की नस्ल, अलास्का मालाम्यूटम, छलीकिंग, सैल्मन की राचार, स्पॉट, स्कीमर, ड्रैगनफ्लाई, सस्तन प्राणी, भूमि, मूस, समुद्री, बोहेड, व्हेल, निर्जीव प्रतीक चिन्ह, बंदूक, विंचेस्टर, मॉडल 70, जीवाश्मूनी, विशालकाय, हाथीरत्न, जेड, खनिज, सोनाखेल, कुत्ते, बरावराज्य, तिमाही, संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य प्रतीकों की सूची। इतिहास, मुख्य लेख, अलास्का का प्रागितिहास और अलास्का का इतिहास, उपनिवेशीकरण से पहले, मुख्य लेख, अलास्का मूल निवासी। यूरोपीय लोगों के इस क्षेत्र में आने से हजारों साल पहले कई मूल निवासियों ने अलास्का पर कब्जा किया था। यहाँ किए गए भाषाई और डीएनए अध्ययनों ने बेरिंग भूमि पुल के रास्ते उत्तरी अमेरिका के बसने के प्रमाण प्रदान किए हैं। 13, 14 अलास्का में तानाना घाटी में अपवर्ड सन नदी स्थल पर 6 सप्ताह के शिशु के अवशेष पाए गए। बच्चे के डीएनए से पता चला कि वह एक ऐसी आबादी से संबंधित थी जो प्लीस्टोसिन के अंत में नई दुनिया में कहीं और मौजूद अन्य मूल समूहों से आनुवंशिक रूप से अलग थी। बेन पॉटर, अलास्का फेयरबैंक्स विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद,
जिन्होंने 2013 में अपवर्ड सन नदी स्थल पर अवशेषों का पता लगाया था, ने इस नए समूह को प्राचीन बेरिंगियन नाम दिया। 15 क्लिंगिट लोगों ने ब्रिटिश कोलंबिया और यूकोन के कुछ हिस्सों के साथ वर्तमान दक्षिण पूर्व अलास्का में संपत्ति विरासत और वंश की मातृवंशीय रिश्तेदारी प्रणाली के साथ एक समाज विकसित किया। दक्षिण पूर्व में हैडा भी थे, जो अब अपनी अनूठी कलाओं के लिए जाने जाते हैं। सिम्शियन लोग 1887 में ब्रिटिश कोलंबिया से अलास्का आए, जब राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड और बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने उन्हें एनेट द्वीप पर बसने की अनुमति दी और अलास्का में मेटलाकातला शहर की स्थापना की। इन तीनों लोगों के साथ साथ प्रशांत नॉर्थवेस्ट कोस्ट के अन्य स्वदेशी लोगों ने 18वीं सदी के अंत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक चेचक के प्रकोप का अनुभव किया, जिसमें 1830 और 1860 के दशक में सबसे विनाशकारी महामारी हुई। बसाना मुख्य लेख: उत्तरी अमेरिका का रूसी उपनिवेशीकरण, अलास्का क्रियोल लोग, अलास्का विभाग, अलास्का जिला, फेयरबैंक्स गोल्ड रश, कोबुक नदी भगदड़, नोम गोल्ड रश और अलास्का खरीद सेंट पॉल हार्बर की रूसी बस्ती, वर्तमान कोडियाक शहर, कोडियाक द्वीप, 1814-1898 के क्लोंडाइक गोल्ड रश के दौरान खनिक और खोजकर्ता चिलकूट ट्रेल पर चढ़ते हुए। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अलास्का में पहली रूसी बस्ती 17वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी। 17 इस परिकल्पना के अनुसार 1648 में शिमोन देजन्योव के अभियान दल के कई कोचे तूफान से अलास्का पहुंचे और इस बस्ती की स्थापना की। यह परिकल्पना चुकची भूगोलवेत्ता निकोलाई डॉर्किन की गवाही पर आधारित है, जिन्होंने 1764 से 1765 में अलास्का का दौरा किया था और जिन्होंने खेववेरेन नदी के किनारे एक गांव के बारे में बताया था, जहां दाढ़ी वाले पुरुष रहते थे जो प्रतीकों की प्रार्थना करते थे। कुछ आधुनिक शोधकर्ता खेववेरेन को कोयुक नदी से जोड़ते हैं। 18 अलास्का पहुंचने वाला पहला यूरोपीय जहाज आमतौर पर सेंट गैब्रियल माना जाता है, जो सर्वेक्षक एमएस ग्वोजदेव और सहायक नाविक आई फ्योदोरोव के अधिकार में 21 अगस्त 1732 को साइबेरियाई कोसैक एएफ शेस्ताकोव और रूसी खोजकर्ता दिमित्री पावलुत्स्की 1729 से 1735 के एक अभियान के दौरान पहुंचा था। 19 अलास्का के साथ एक और यूरोपीय संपर्क 1741 में हुआ, जब विटस बेरिंग ने सेंट पीटर पर सवार होकर रूसी नौसेना के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। दुनिया में सबसे बेहतरीन फर माने जाने वाले समुद्री ऊदबिलाव की खाल के साथ उनका दल रूस लौटा, जिसके बाद फर व्यापारियों के छोटे छोटे संगठन साइबेरिया के तटों से अलेउतियन द्वीप समूह की ओर रवाना होने लगे। 1774 और 1800 के बीच स्पेन ने प्रशांत नॉर्थवेस्ट पर अपना दावा जताने के लिए अलास्का में कई अभियान भेजे। 1789 में नूटका साउंड में एक स्पेनिश बस्ती और किला बनाया गया। इन अभियानों ने वाल्डेज, बुकेरेली साउंड और कॉर्डोवा जैसी जगहों को नाम दिए। बाद में रूसी अमेरिकी कंपनी ने 19वीं सदी के प्रारंभ से मध्य तक एक विस्तारित उपनिवेशीकरण कार्यक्रम चलाया। सिटका, जिसका नाम 1804 से 1867 तक न्यू आर्केंजेल रखा गया, अब दक्षिण पूर्व अलास्का में अलेक्जेंडर द्वीपसमूह के बारानोफ द्वीप पर स्थित है, रूसी अमेरिका की राजधानी बन गया। कॉलोनी के संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित होने के बाद भी यह राजधानी बनी रही। रूसियों ने अलास्का को कभी भी पूरी तरह से उपनिवेश नहीं बनाया और कॉलोनी कभी बहुत लाभदायक नहीं रही। नामों और चर्चों में रूसी बस्ती के प्रमाण पूरे दक्षिण पूर्वी अलास्का में मौजूद है। 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव विलियम एच. सीवार्ड ने रूसियों के साथ अलास्का खरीद पर बातचीत की, जिसे सीवार्ड की मूर्खता के रूप में संदर्भित किया गया, $7.2 मिलियन में। 21 रूसी सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय ने भी बिक्री की योजना बनाई थी। 22 खरीद 30 मार्च 1867 को की गई थी। 6 महीने बाद आयुक्त सीताका पहुंचे और औपचारिक हस्तांतरण की व्यवस्था की गई। 18 अक्टूबर 1867 को फोर्ट सीताका में ध्वजारोहण हुआ।
समारोह में 250 वर्दीधारी अमेरिकी सैनिकों ने कैसल हिल में गवर्नर हाउस तक मार्च किया, जहां रूसी सैनिकों ने रूसी ध्वज को नीचे कर दिया और अमेरिकी ध्वज फहराया गया। अलास्का पर शुरू में सेना का शासन था और 1884 से इसे एक जिले के रूप में प्रशासित किया जाने लगा, जिसका गवर्नर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था। एक संघीय जिला न्यायालय का मुख्यालय सीताका में था। संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे तले अलास्का के पहले दशक के अधिकांश समय तक सीताका अमेरिकी प्रवासियों द्वारा बसा एकमात्र समुदाय था। उन्होंने एक अस्थायी नगर सरकार का गठन किया, जो अलास्का की पहली नगरपालिका सरकार थी, लेकिन कानूनी रूप से नहीं। 23 अलास्का के समुदायों को कानूनी रूप से शहरों के रूप में एकीकृत करने की अनुमति देने वाला कानून 1900 में आया और 1959 में राज्य का दर्जा मिलने तक शहरों के लिए गृह शासन अत्यंत सीमित या अनुपलब्ध था। अमेरिकी क्षेत्रीय समावेशन मुख्य लेख, जैविक अधिनियम, जैविक कृत्यों की सूची और अलास्का क्षेत्र 1890 के दशक में शुरू होकर और कुछ स्थानों पर 1910 के दशक के शुरुआती वर्षों तक अलास्का और पास के यूकोन क्षेत्र में सोने की होड़ हजारों खनिकों और बसने वालों को अलास्का ले आई। 1879 से 1920 तक अलास्का ने खनिज उत्पादन के रूप में कुल 460,000,000 से अधिक का संचयी उत्पादन किया, जो 2024 में 7,220,166,113 के बराबर था। 1912 में अलास्का को एक संगठित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। अलास्का की राजधानी, जो 1906 तक सीताका में थी, उत्तर में जूनो में स्थानांतरित कर दी गई। उसी वर्ष अलास्का गवर्नर के भवन का निर्माण शुरू हुआ। नॉर्वे और स्वीडन से यूरोपीय अप्रवासी भी दक्षिण पूर्व अलास्का में बस गए। तो एपिसोडों की बात कर ले तो टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे, जो कि रिलीज़ कर दिए जाएंगे एक तरह से इसी वीक में। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बताई दी है। ये नई सीरीज़ है और टीजर ट्रेलर आपने इसका देख ही लिया होगा। आपको कितना इंतज़ार है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।